हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स और कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्युबिलिटी। और ये जो सॉल्युबिलिटी टर्म है, इस सॉल्युबिलिटी टर्म पर हमारा हेनरीज लॉ डिपेंड करता है, जो सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनरीज लॉ। लेकिन उसे समझने से पहले हमें सॉल्युबिलिटी को समझना जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम अदर टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सॉल्युबिलिटी कहते किसे, और सॉल्युबिलिटी को समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो इसे समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, किसी एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए सपोज करते हैं यहाँ पर कोई बीकर है, ठीक है। ये क्या है? बीकर है। इस बीकर में क्या है? वाटर फिल्ड है। इस बीकर में क्या है? 100 मिलीलीटर वाटर मौजूद है, ठीक है। 100 मिलीलीटर वाटर मौजूद है। अब इस 100 मिलीलीटर वाटर में अगर हम शुगर को डिसॉल्व करें, ठीक है, अगर कहा है सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड इनटू द वाटर, अगर इस 100 मिलीलीटर वाटर में सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर इज एडेड, अगर कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड किया जाए तो क्या होगा? वी ऑब्जर्व दैट द अमाउंट ऑफ शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। इस वाटर में क्या होगा? ये शुगर का अमाउंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर अब सपोज कर लीजिए सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर अगर और लिया जाए, अगर सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर और लिया जाए, क्या होगा? ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ और शुगर को अगर डिसॉल्व किया जाए, ये भी क्या होगा? डिसॉल्व होगा। अगर इसी तरह से सम लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर को अगर हम बढ़ाते चले जाए तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि उस पोजीशन में शुगर का अमाउंट जो होगा इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ शुगर इस 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व होना था उतना हो चुका है, ठीक है। अब इसमें और ज्यादा डिसॉल्व होने का कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। इस 100 मिलीलीटर वाटर में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व होना था उतना हो चुका, ठीक है। इसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर को हम क्या करते हैं? इसका सॉल्युबिलिटी करते हैं इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट at the constant temperature, that is called solubility of the substance। उससे हम solubility of the substance का नाम देते हैं, ठीक है। तो solubility का मतलब क्या होगा कि जब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो जाए, इतना डिसॉल्व हो जाए कि और ज्यादा उसमें सॉलिड डिसॉल्व होने की कैपेसिटी ना रहे, ठीक है। तो उस अमाउंट ऑफ सॉलिड को क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट कहा जाता है एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहा जा रहा है कि इसमें जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व है ना, इस 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व है। हम जानते हैं कि ये अमाउंट ऑफ शुगर जो 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व है, इसको हम क्या करते हैं? इसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं, है ना। इस अमाउंट ऑफ शुगर इस 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व है, उस अमाउंट ऑफ शुगर को हम क्या करते हैं? इस 100 मिलीलीटर वाटर में इस शुगर का सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी तुम समझ गए किसे कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व होने पर जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी वैसा सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को कह रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हुआ, उस अमाउंट ऑफ सॉलिड को हम क्या करते हैं? उसका सॉल्युबिलिटी
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना इसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व है, इसमें और ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो इससे बने सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें डिसॉल्व है, ठीक है, इन 100 लीटर वाटर में, तो इस अमाउंट ऑफ शुगर को हम क्या करते हैं, इसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, the maximum amount of solid, the maximum amount of solid, this is dissolved in the solvent, this is dissolved in the solvent at the particular constant temperature, at the particular constant temperature for making a saturated solution, that is called solubility of the substance। उससे हम क्या करते हैं, solubility of the substance का नाम देते हैं। ठीक है, तो solubility of substance क्या हो गया, the maximum amount of solute, the maximum amount of solute this is dissolved in the solvent, this is dissolved in the solvent at the given constant temperature, yeah, at the constant temperature for making a saturated solution, for making a saturated solution is called solubility of the solid substance, solubility of the solute substance। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, solubility of the substance का नाम देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो solubility है it depends on a number of factor, ये solubility of the substance जो है ये बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ये जानना है, तो ध्यान दीजिए, solubility of the substance depends on a number of factors, depends on a number of factors, ये बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड these factors are, कौन कौन सा फैक्टर है, तो these factors are nature of substance, nature of सबस्टेंस। अब इस नेचर ऑफ सबस्टेंस में, इस नेचर ऑफ सबस्टेंस में कौन कौन आ गया, इस नेचर ऑफ सबस्टेंस में सॉलिड भी आ गया मेरा और सॉल्वेंट भी आ गया। ठीक है, यानी हम इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर एंड दीज फैक्टर्स आर, तो पहला फैक्टर मेरा कौन हो गया, नेचर ऑफ सबस्टेंस, दैट मींस नेचर ऑफ सॉलिड एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सॉलिबिलिटी सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, यानी कौन सबस्टेंस डिसॉल्व कर रहा है उसका नेचर और किसमें डिसॉल्व कर रहा है उसका नेचर। जिसमें डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट और जो डिसॉल्व होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी डिपेंड किस पर कर रहा है, नेचर ऑफ सबस्टेंस मतलब नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका सेकंड फैक्टर क्या है, ठीक है, तो हम कहते हैं सॉलिबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर। ठीक है, यानी ये जो आपका फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रेशर। ठीक है, यानी सॉलिबिलिटी जो है प्रेशर पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हेनरीज लॉ का नाम दिया जाता है, यानी इसी से हेनरीज लॉ क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर सॉलिबिलिटी नेचर ऑफ सॉलिड और सॉलिड पर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि आखिर सॉलिबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर कि नेचर ऑफ सबस्टेंस। नेचर ऑफ सबस्टेंस पर यह सॉलिबिलिटी कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सबस्टेंस का मतलब हो गया सॉलिड और दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ पर सॉलिड लिया जाए चाहे यहाँ पर सॉल्वेंट लिया जाए, ठीक है, चाहे सॉलिड लिया जाए चाहे सॉल्वेंट लिया जाए, यहाँ पर हम सॉलिड में क्या करेंगे,
सॉल्वेंट में क्या करेंगे, एज ए लिक्विड का यूज करेंगे। सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, एज ए लिक्विड का यूज करेंगे, ठीक है, एज ए लिक्विड। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड का यूज कर रहे हैं। जनरली ऐसे भी हम लिक्विड का यूज करते हैं जनरली, ठीक है, हम जनरली का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज ए सॉलिड ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड का यूज कर रहे हैं, ठीक। सॉलिड ग्रुप में हम यहाँ पर सॉलिड का भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं और गैस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इन सभी का यूज कर सकते हैं एज ए सॉलिड ग्रुप में। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सभी के नेचर के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो क्या होगा, सॉलिड का मतलब क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है विद द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ सॉलिड particles come in contact to each other with a strong intermolecular force of attraction, हाँ, यानी सॉलिड के केस में पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होता है ऑन एक्सर्टिंग a strong intermolecular force of attraction, ठीक है। यानी सॉलिड के पार्टिकल के बीच a strong intermolecular force of attraction एक्सर्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इस सॉलिड को बहुत ज्यादा हार्ड बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार का है कि लिक्विड के केस में भी, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और सॉलिड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है वो थोड़ा सा वीकर होता है, ठीक है, थोड़ा सा वीकर होता है। लेकिन फिर भी सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें क्या होता है, वीकर होता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन होता दोनों के बीच क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है, ठीक। अब सोचो, हम अभी बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस। अब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब जब तक ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा, यानी पार्टिकल के बीच में लगा हुआ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो क्या ये बाहर पे डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, ठीक है, हाँ, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होगा। इसको डिसॉल्व करने के लिए इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। यानी अब ये समझ रहे होंगे कि आखिर इस सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड और लिक्विड को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, है ना, हमें इसके बीच एक्सर्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या होगा, इस लिक्विड में ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज तो आप समझ रहे होंगे कि इसका नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि अब ये देखना है कि आखिर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, इस सॉलिड और लिक्विड इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज्यादा हाई है। अगर हाई होगा तो इसका निश्चित रूप से इसमें लिक्विड में इसका डिसॉल्विटी जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा, सॉल्विटी क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, ठीक है। खैर इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे अभी टेम्परेचर केस में। तो अभी हम केवल इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो सॉलिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसी का आप समझ जाइए कि आखिर इसका सॉलिडिटी क्या होगा, कम होगा, इसका सॉलिडिटी क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है, हाँ। तो आखिर इसको डिसॉल्व करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसके स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, हाँ, इसके स्टेट पर डिपेंड कर रहा है कि आखिर इसका स्टेट क्या होगा। एक चीज तो ये इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है, यानी किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व होने के लिए ये डिपेंड किस पर कर रहा है, तो इसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होगा, उसके बीच लगता हुआ इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन कैसा होगा। ठीक है, अगर इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन ज्यादा होगा तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा डेंसिटी होगा तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा डेंसिटी ज्यादा। अब फोर्स अगर ज्यादा होगा सॉलिडिटी कम होगा। ठीक है, इसी कारण अगर सब्सटेंस का डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो उसका सॉलिडिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये टोटली डिपेंड किस पर कर रहा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड पर, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ध्यान दीजिए, हाँ, इसका पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी नेचर। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहा है, अगर कोई सब्सटेंस एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहा है तो डिसॉल्व होने का एक कैपेबिलिटी और क्या होना चाहिए कि आखिर सॉलिड, ठीक है, हम जानते हैं अगर पोलर नेचर का है और सॉल्वेंट भी अगर पोलर नेचर का है, ठीक है, पोलर नेचर का है, तब क्या होगा, ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक जो होता है, लाइक सब्सटेंस होता है वो लाइक सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो यानी अगर लाइक सॉलिड है तो वो लाइक सॉलिड में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर है, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अगर सब्सटेंस नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही अगर कह रहा है कि एक सब्सटेंस अगर पोलर है और दूसरा सब्सटेंस अगर नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। यानी अब हमको ये भी देखना होगा, सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट को देखना है, दूसरा में क्या देखना है कि इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन किसका ज्यादा है या डेंसिटी किसका ज्यादा है, ये देखना है। थर्ड हमें क्या देखना है कि वो सब्सटेंस पोलर है या नहीं। ठीक है, सॉलिड जो है पोलर है या नहीं, या सॉल्वेंट पोलर है या नहीं। ठीक है, जब तक दोनों का नेचर सेम नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तब तक क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है यहाँ पर कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन अगर अनलाइक होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए पोलर जो होगा, पोलर सॉलिड वो पोलर सॉलिड में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे देख लीजिए, अगर कह रहे हैं कि HCl को हमें क्या करना है, H2O में डिसॉल्व करना है। ठीक है, H2O में डिसॉल्व करना, तो हम जानते हैं कि ये HCl अपने कांस्टेंट आयन में टूट सकता है, बनाएगा क्या, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। उसी प्रकार ये जो H2O है ये भी क्या कर सकता है, अपने आयन में टूटता है, टूटने के बाद क्या आता है, H डेल्टा प्लस और OH डेल्टा माइनस। ठीक है, मतलब क्या है, ये भी पोलर नेचर शो करता है, ये भी क्या है, पोलर नेचर शो करता है, पोलैरिटी डेवलप होता है इस पर, हाँ, पोलर नेचर शो करता है। और जब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसी कारण जो है ये HCl H2O में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही H2O में हम क्या करें, नाइट्रोजन को डिसॉल्व करें, नाइट्रोजन को डिसॉल्व करें, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है ना, इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर, इसी कारण ये बॉटम में इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये बॉटम में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, और उस फैक्टर में सबसे पहले क्या था, नेचर ऑफ सब्सटेंस है, नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप ये पता कर चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे कि जब तक यहाँ पर नेचर एक दूसरे का नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा, एक दूसरे का डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, तब तक डिसॉल्व नहीं होगा, खासकर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो हमें क्या है, नेचर सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना होगा, हमें देखना होगा इसका फिजिकल स्टेट, इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन, इसका डेंसिटी नेचर, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा इसका नेचर पोलैरिटी। ठीक है, या नॉन पोलैरिटी, ये पोलर है या नॉन पोलर है। इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि सॉलिडिटी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर एंड वन ऑफ देम इज नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, कि आखिर ये टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए अब कर रहा है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर आपका क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर ये किस तरह से डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, एक्सर्टिंग इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर स्ट्रांग होगा, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, इंटरमोलर फोर्स रिडक्शन बिटवीन द
पार्टिकल जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो पार्टिकल क्या होगा, सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो अब सोचिए, तो जब कर रहे हैं यहाँ पर कि ये IMF मतलब इंटरमोलर फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर देना होगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट होगा उतना ज्यादा हमें एनर्जी देना होगा ब्रेक करने के लिए। ठीक है, वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलर फोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जितना ज्यादा हीट देंगे, जितना ज्यादा हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, उतना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरमोलर फोर्स ऑफ एक्शन उतना जल्दी टूटेगा। ठीक है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलर फोर्स होगा है ना बिटवीन द पार्टिकल्स, उतना ज्यादा हमें एनर्जी देना होगा ब्रेक करने के लिए, हीट देना होगा, मतलब टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, तो वो इंटरमोलर फोर्स ऑफ एक्शन को तोड़ देगा। ठीक है, और जब इंटरमोलर फोर्स ऑफ एक्शन टूटेगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका हम अभी बात कर रहे हैं, किसका, सॉलिड और लिक्विड केस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर सॉलिड सब्सटेंस अगर सॉलिड और लिक्विड है तो इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो होगा वो सॉलिड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ज्यादा है, टूट नहीं रहा है, जब तक टूटेगा ना तो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कार्य को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतना जल्दी क्या होगा, ये टूटेगा। जितना ज्यादा एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, उतना जल्दी टूटेगा, उतना जल्दी क्या होगा, सॉलिड डिसॉल्व होगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज है ना। किसका सॉल्युबिलिटी, सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जितना ज्यादा हीट देंगे उतना जल्दी क्या होगा, आयन टूटेगा। ठीक है, यानी इंटरमोलर फोर्स ऑफ रिडक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, और जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी क्या होगा, सॉलिड डिसॉल्व होगा। ठीक है, इस कारण कह सकते हैं यहाँ पर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉलिडिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, इंक्रीजेस, सॉलिडिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताते हैं, जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमें क्या करना है, इस सॉलिड को डिसॉल्व किए, सॉलिड को डिसॉल्व किए। अब सॉलिड यहाँ डिसॉल्व होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, ये जो सब्सटेंस में डिसॉल्व है वो क्या होगा, टूटेगा, टूटने के बाद जल्दी क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉलिडिटी बढ़ जाएगा। ठीक, अब तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इसमें हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, गिव नॉट दे रहे हैं, इसमें टेम्परेचर क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, तो सोचिए टेम्परेचर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, टेम्परेचर हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इसके बीच जो इंटरमोलर फोर्स ऑफ रिडक्शन लगा हुआ है पार्टिकल के बीच, उसको तोड़ने के लिए जब तक टूटेगा ना तो डिसॉल्व नहीं होगा। यानी पार्टिकल के बीच लगे इंटरमोलर फोर्स ऑफ रिडक्शन को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, तब जाके ये टूटने का काम करता है। और जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करने पर इसका सॉलिडिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। और इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब हीट एक्सचेंज पॉजिटिव होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। यानी इस प्रोसेस में हम जानते हैं क्या करना होगा, हमें अलग से टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ठीक है, ये खुद ब खुद डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए।
ठीक है, तो इसको डिजोल्व कराने के लिए हम अलग से क्या कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जब तक हीट नहीं देंगे तब तक क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, वैसा थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा हीट तब तक क्या होगा, ये डिजोल्व नहीं होगा, इजिली डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, जल्दी डिजोल्व नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तब सॉलिडिटी ऑफ द सब्सटेंस, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर हम कर दें किसके केस में, अगर गैसियस सॉलिड अगर लिया जाए, अगर गैसियस सॉलिड के रूप में लिया जाए, अगर गैसियस सॉलिड को अगर हमें क्या करना है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, मतलब लिक्विड में डिसॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या है कि इस केस में सॉलिड और लिक्विड केस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, तब इसका सॉलिडिटी इंक्रीज हो रहा था, सॉलिडिटी इंक्रीज हो रहा था। लेकिन गैसियस केस में अगर गैसियस सॉलिड को अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, अगर गैसियस सॉलिड को, अगर यहाँ पर सॉलिड क्या है, गैसियस स्टेट में, अगर इसको अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो होता क्या है, हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वहां पर क्या था, इन केस ऑफ लिक्विड और सॉलिड केस में टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिडिटी बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, गैस के केस में, गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिडिटी क्या होता है, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, ध्यान, क्योंकि हम जानते हैं कि गैसियस पार्टिकल के बीच में देयर विल बी नो इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रोडक्शन इज एक्सेप्टेड, यहाँ पर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रोडक्शन एक्सेप्ट नहीं होता। अगर हम यहाँ पर हीट अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो वो पार्टिकल क्या होगा, और तेजी से क्या होगा, और तेजी से फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, तेजी से फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, जब तेजी से फ्रीली मूव करेगा तो ये इसका जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी क्या होगा, डिसॉल्विंग कैपेसिटी इन वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसका डिसॉल्विंग कैपेसिटी इन वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होगा, फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, कह रहा है यहाँ पर कि इन केस ऑफ गैसेस, गैस के केस में गैसेस पार्टिकल्स आर फ्रीली मूव टू ईच अदर, इसको फ्रीली मूव टू ईच अदर, एक दूसरे फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर अगर देंगे तो ये क्या होगा, और तेजी से फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, किसी दूसरे कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम आपका जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा। यानी इसका कह सकते हैं, इसका एंट्रोपी जो होता है वो रैंडमनेस, मतलब क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, और ज्यादा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, इसी कारण जो है ये क्या होता है, गैसेस पार्टिकल जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का सॉलिडिटी इन सॉलिड होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। अब सोचिए, अब जब यहाँ पर गैस का सॉलिडिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें गैस को डिसॉल्व करना है, किसी गैसेस को डिसॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, अब इसके हीट को कम करना होगा, टेम्परेचर को कम, क्योंकि टेम्परेचर देने पर से गैसेस पार्टिकल का फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होगा इसका, और रैंडमनेसली बढ़ गया। ठीक है, तो अब सोचिए यहाँ पर, अब सोचिए कि हमें क्या करना होगा, इससे टेम्परेचर को कम करना होगा, मतलब यहाँ से टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, निकालना पड़ेगा। यानी टेम्परेचर क्या होगा, अगर मान लें कि इसको कूल डाउन करेंगे तो टेम्परेचर ऐसे भी कम हो जाएगा। हमें यहाँ पर हीट नहीं करना है, टेम्परेचर नहीं देना, बल्कि क्या करना है, हीट को निकालना है, मतलब इसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, स्लो डाउन। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिडिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से किसी गैस का सॉलिडिटी लिक्विड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो टेम्परेचर को कम कर देंगे तो सॉलिडिटी बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर घटने का मतलब क्या है, टेम्परेचर घटने का मतलब है कि इस कंटेनर से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा, हीट बाहर निकल रहा होगा।
ठीक है। और जब यहाँ से हीट बाहर निकलेगा, जब यहाँ से हीट बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, मतलब यहाँ पर हीट क्या होगा, कम होगा, हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है, जब हीट रिलीज होगा तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर द प्रोसेस जिसमें हीट इज रिलीज्ड आउट, बाहर निकलता है, द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोथर्मिक, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक के केस में हम जानते हैं यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसलिए हीट एक्सचेंज यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव के केस में क्योंकि अब इसमें एनर्जी हमको देना नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसमें एनर्जी देना नहीं पड़ रहा, जो इसके पास अपना एनर्जी है वही एनर्जी बाहर निकल रहा है। यानी ये रिएक्शन जो हो रहा है, जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी जो हो रहा है, जो सॉलिड जो डिसॉल्व हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। यानी इसके पास जो टेम्परेचर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और उसमें भी टेम्परेचर लॉस कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे बाहरी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसी कारण जो है यहाँ जो प्रोसेस होता है वो कहता है स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, लोड सोल्यूट। ठीक है ना। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि गैस का सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी गैस का सॉलिड इन वाटर जो होता है या इन लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जबकि सॉलिड का और लिक्विड का सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके हैं टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होगा तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, हीट डिक्रीजेस, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ क्या होगा, हीट माइनस में होगा, हीट एक्सचेंज, और ये आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं प्रेशर। अब हम बात करते हैं प्रेशर। ठीक है, अब सोचिए अगर हम बात करें यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, और फिर यहाँ पर गैस, यहाँ पर डिसॉल्व ले रहा है, किसमें, सॉल्वेंट ले रहा है, लिक्विड, यहाँ पर सॉल्वेंट ले रहा है। ठीक है, अभी इन दोनों केस में हम क्या बताएं कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर अगर मान लिया बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना इंटरमोलर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। अब इसी कारण जो है ये आपका हीट एक्सचेंज होता है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, एंडोथर्मिक हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, लेकिन इस केस में हम आपको क्या बताएं कि इसमें टेम्परेचर हमें क्या करना होगा, घटाना होगा, तब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सॉलिड इंक्रीज करेगा, यानी इसमें क्या होगा, आपका हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली बिहेव करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक हम आपको पता है। ठीक है, अब सुनिए, यानी इसमें अगर आप क्या करेंगे, अगर IMF का वैल्यू अगर कम होगा तब सॉलिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा, सॉलिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान, अब कर रहे हैं हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर अगर मान लिया कम है, ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा होगा सॉलिडिटी बढ़ जाएगा, किसका, सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड का। क्यों, क्योंकि इससे इंटरमोलर प्रोडक्शन ज्यादा। अब सोचिए अगर इस सॉलिड पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चूंकि यहाँ पर सॉलिड के केस में या लिक्विड केस में इंटरमोलर प्रोडक्शन पहले से ज्यादा है। ठीक है, मतलब particles of solid and liquid are closely packed to each other। ठीक है, सॉलिड के केस में सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में, इसमें लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में, मतलब दोनों के बीच जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलर फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पर हम और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड के केस में सॉलिड पार्टिकल क्लोजली पैक्ड टू ईच। अगर हम प्रेशर और अप्लाई भी करेंगे तो क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर इफेक्ट क्या होगा, हाँ लीडिंग इफेक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार अगर लिक्विड के केस में क्या होगा, लीडिंग इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर इसका सॉलिडिटी क्या होगा, और बढ़ जाएगा।
ठीक है, यानी अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉलिड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, अगर बढ़ा देंगे यहाँ प्रेशर तो सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो होगा, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड या पार्टिकल सॉलिड और क्लोजली पैक्ड जो ईच अदर आ जाएगा। हालांकि सॉलिड केस में तो प्रेशर को उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही, ठीक है, लेकिन लिक्विड पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि पार्टिकल और क्लोज आ सकता है। अगर पार्टिकल और क्लोज आ गया, ठीक है, अगर पार्टिकल और क्लोज आ गया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि IMF डायरेक्टली कम्युनिकेट का प्रेशर बढ़ेगा तो IMF फोर्स का जाएगा बढ़ेगा, पार्टिकल दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण से सॉलिड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, सॉलिड क्या हो गया, घट गया, है ना। लेकिन अगर यही केस अगर हम गैस के केस में करें, गैस के केस में तो इसमें पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से फ्रीली मूव कर रहा है, तो प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आएगा। ठीक है ना, पार्टिकल दूसरे के नजदीक आएगा और ये सोल्यूबल हो सकता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कि प्रेशर अप्लाई करने पर प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर किस केस में, गैस के केस में, गैस के केस में अगर हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, गैस के केस में अगर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसका सॉल्विटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, तो इसका सॉल्विटी ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्विटी ऑफ गैस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड गैस में क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड केस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी, है ना। तो हम खाली बस यहाँ तक यहाँ पर गैस के केस में अगर प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा, प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्विटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये गैस कैन बी डिसॉल्व, ए गैस कैन बी डिसॉल्व इन लिक्विड, कैसे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बट लोअरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम कर देंगे लेकिन प्रेशर को हाई कर देंगे, तब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, ये जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्विटी ऑफ गैस, सॉल्विटी ऑफ गैस। ठीक है, ये जो प्रेशर जो अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है किस पर, ठीक है, प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉल्विटी ऑफ गैस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इंक्रीजेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अगर प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, तब हम कहते हैं सॉल्विटी ऑफ द गैस, सॉल्विटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो सॉल्विटी ऑफ द गैस इंक्रीज होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या करते हैं, हेनरीज लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, तो बस हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, if partial pressure of the gas increases at the surface of the liquid, then solidity of the gas also be increases, तो solidity of the gas increase कर जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आ रहा है, पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आखिर पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ, ठीक है, आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। पहले तो हमें यही जानेंगे कि आखिर पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हेनरीज लॉ होगा। आपको क्या करना है, बस इसे थोड़ा सा रिवाइज करके रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब यहाँ प्रेशर इंक्रीजेस, तो सॉल्विटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हेनरीज लॉ को समझने के लिए इस टॉपिक को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसे क्या कीजिएगा, आप रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सेफ रहे, थैंक यू। लेकिन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।